वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बेटा। अपन रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑफ कॉल्यूजन्स। जैसे अपने अप्रोचिंग वाली वेलोसिटीज़ पढ़ी थी 2 डायमेंशंस के अंदर, है ना। तो उसी तरह से अपन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंडीशन ऑफ कॉल्यूजन्स देख रहे हैं, जबकि कोई यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स हो उनके बारे में देख रहे हैं अपन लोग, कंडीशंस क्या क्या होगी। तो एक नॉर्मल कंडीशन बात करेंगे, कभी भी कोई दो पार्टिकल्स कब कोलाइड करेंगे, तो एक कंडीशन तो ये है कि जो उनकी पोजीशन है, मीटिंग टाइम या उनके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो वो सेम रहने चाहिए बेटा। और साथ साथ में जो उनका टाइम ऑफ कॉल्यूजन है वो भी तो सेम रहना चाहिए ना बेटा, क्योंकि अगर वो टाइम फिक्स नहीं होगा तो टकराएंगे कैसे, अगर सिर्फ पोजीशन ही फिक्स हो जाए तो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ करो किसी को मेरे को मिलने जाना था, 2 बजे जाना था मिलने मेरे को उनको, है ना, 2 PM पर जाना था मिलने। तो मैं चला गया उस पोजीशन पर, ठीक है, पर वहाँ पर वो आया ही नहीं। और जब मैं वहाँ से चला गया उसके बाद वो आया 4 PM पर। तो आप जानते हो ना, पोजीशन तो दोनों की सेम थी, पर उस समय दोनों का टाइम सेम नहीं था। तो फिर हम लोग मिलते कैसे, चाहे उसको मैं मीटिंग टाइम बोलूँ चाहे कॉल्यूजन टाइम बोलूँ। तो अपने पास अगर मैं फर्स्ट कंडीशन बोलूँ कि कंडीशन ऑफ कॉल्यूजन क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, द पोजीशन। तो अपन पहले कंडीशंस लिख रहे हैं कौन कौन सी हो सकती है, फिर न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। द पोजीशन या बोलूँ तो कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम of two particles should be same, तभी तो वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। तो अपनी कंडीशन ऑफ कॉल्यूजन में फर्स्ट ये है, द पोजीशन एंड मैंने चाहे कोऑर्डिनेट्स बोल दूँ, टाइम ऑफ 2 पार्टिकल्स शुड बी सेम, तभी तो वो कोलाइड करेंगे बेटा, है ना। अब बात करूँ सेकंड टॉपिक की बात करूँ, तो अब सेकंड की बात करूं तो हम कब कोलाइड करेंगे, तो जब कोई ना कोई एक जना एक दूसरे के अपोजिट आ रहा होगा, तभी तो टक्कर करेंगे वो एक दूसरे से। या फिर अपन बात करें ज़्यादा प्रॉपरली, क्योंकि मैं जो भी समझाने वाला हूँ रिलेटिव वेलोसिटी से समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ नहीं करते तो क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाता, इसलिए अपने टॉपिक देख रहे हैं। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये कि रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी टूवर्ड्स ईच अदर, तब जाकर वो टक्कर करेंगे आपस में। रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, है ना, या टूवर्ड्स ईच अदर होनी चाहिए, तो ही वो टक्कर करेंगे। वही मैं सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं। इफ 2 पार्टिकल्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली बोलूं या कांस्टेंट बोलूं ना बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी, then they collide when their relative velocity should be towards each other। तो इसी पर, इस टॉपिक पर ही अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, है ना। और बात समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको जैसे पता होगा कि अगर 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, एक V1 से मूव कर रहा है और दूसरा V2 से मूव कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड A, और ये B है हमारे पास, है ना। 2 पार्टिकल से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं रिलेटिविटी जो अपन इतना सारा पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं इसको रेस्ट में कंसीडर कर लूँ, तो इसको अगर मैं रेस्ट में कंसीडर करता हूँ तो आपको पता है इसकी अपोजिट में इसमें ऐड कर दूंगा V1, है ना। इस बात को आप समझते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसकी वेलोसिटी, अब ये तो रेस्ट में है ना, अगर V1 की वेलोसिटी ज़्यादा है इसके रिलेटिव में, तो ये कहीं ना कहीं टक्कर कर जाएंगी ना आपस में, टक्कर जरूर ऐसे करेंगे, पर क्योंकि पर रिलेटिविटी से समझ रहे हैं कि अगर मैंने, मीन्स ये दोनों मैंने आपको बताया था V1 V2 से चल रहे हैं। अब रिलेटिविटी के अंदर क्या होता है कि अगर मैं किसी को रेस्ट में कंसिडर कर लेता हूँ, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट में जो मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट लगा देते हैं। तो इसमें मैंने ऐसे लगा दी वेलोसिटी v1, तो अब तो ये वेलोसिटीज दिख रही है ना। अब ये तो रेस्ट में है, रेस्ट में ये वेलोसिटी इससे आकर
टकरा जाएगी। तो मैं टूवर्ड्स अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है तो वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे। समझे बेटा? तो ये बात मैंने सेकंड पॉइंट में लिखी। ठीक, अगर अपन बात करें प्रोजेक्टिल की, तो अगर किसी प्रोजेक्टिल के अंदर दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कंडीशन क्या हो सकती है, क्योंकि जो उनके दोनों पर जो जी लग रहा होगा तो दोनों पर सेम लग रहा होगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर जीरो है, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है दोनों का, दो पार्टिकल्स का, तो भी वो कोलाइड कर जाएंगे अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसी रहेगी, टूवर्ड्स ईच अदर रहेगी। तो इट मीन्स थर्ड पॉइंट एक नॉर्मल सा पॉइंट है, आप शायद बात को समझ गए होंगे इसके अंदर। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट इस जगह लिख देता हूँ, मीन्स इस बात को आप समझ गए बेटा, है ना। यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके रख देता हूँ इस जगह पर कि V1 से मूव कर रहा था, ये V2 से मूव कर रहा था। अगर मैं इसको रेस्ट में कंसिडर करता हूँ तो आपको पता है इसके अपोजिट में को दूसरे वाला जो पार्टिकल था B वाले का, उस पर मेरे को ये वेलोसिटी अटैच करनी पड़ेगी। और अगर V1 ज़्यादा है तो ये कोलाइड कर जाएंगे ना एक दूसरे से, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। ठीक है, तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ इट इज़ जस्ट सेम। बस ये है कि अगर दो पार्टिकल्स पर एक्सेलरेशन लग रहा है बट रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, इफ एक्सेलरेशन act on them but relative acceleration means a relative बोलूं is zero then, है ना, जीरो हो and their relative velocity towards each other then they collide। क्योंकि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी है तो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, अगर मैं किसी पार्टिकल्स को इस तरह से थ्रो करता हूँ और एक पार्टिकल को अपन ऐसे थ्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टल मोशन करेंगे इस तरह से और टक्कर कर जाएंगी ना। पर आपको पता है दोनों पर ही जी लग रहा है, इस पर भी जी, इस पर भी जी। तो मीन्स रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करूँ तो जी माइनस जी इक्वल्स टू जीरो हो गया, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल्स पर क्या लग रहे हैं, जी लग रहा है। वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है u2 u1, पर एक्सेलरेशन दोनों पर सेम लग रहा है। रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो भी हमारी ये वाली और रिलेटिव वेलोसिटी अगर एक दूसरी तरफ अप्रोच कर रही है रिलेटिव वेलोसिटी, तो जरूर कोलाइड कर जाएंगे। यही समझा है, प्लीज़ नोट डाउन करें। यही कंडीशंस हैं हमारी किसकी, कॉल्यूजन्स की, दो पार्टिकल्स की, अगर वो यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स हैं तो। नोट डाउन करो बेटा, अब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अपन इसके बाद। ठीक बेटा, है ना, चालू कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू सबको समझा रहा हूँ, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे सबने। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ रहे हैं और उसी न्यूमेरिकल्स को मैं नॉर्मल पैटर्न से करके भी दिखाऊंगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि कितना नॉर्मल है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना और एक दूसरे पैटर्न से सॉल्व करना। क्योंकि अगर ये मेथड अगर अपन को नहीं आता तो करीब 2 पेजेस के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, पर इससे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो जस्ट हाफ पेज में ही इसका आंसर आ जाता है हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इफ टू पार्टिकल्स थ्रो साइमल्टेनियसली as shown in a diagram, then find कोलाइडिंग टाइम। तो अपन को कोलाइडिंग टाइम फाइंड आउट करना है, तो अपन कैसे फाइंड आउट करते हो। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि डायग्राम कुछ इस तरह का गिवन है अपन को कि दो पार्टिकल्स हैं जिसकी वेलोसिटी एक की u1 दे दी गई, एक की u2 दे दी गई, और बीच का डिस्टेंस हमारे को दे दिया गया x बीच की डिस्टेंस थी और इनके एंगल्स दे दिए गए θ2, θ1,
ये एंगल्स दे दिए गए अपन को। ठीक है, अब अपन रिलेटिव वेलोसिटी से पहले समझा रहा हूँ, फिर दूसरे मेथड से समझाने वाला हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया गया अपन को, तो ठीक है अपन रिलेटिविटी अप्लाइड करता हूँ मैं इसके ऊपर, और कुछ नीचे की तरफ सॉल्व या इधर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो रिलेटिविटी अप्लाइड करता हूँ, तो लेट मैं इसको रेस्ट में कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक, इसको रेस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, बी को रेस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। अब बी को रेस्ट में मैंने कंसिडर कर दिया, तो आपको पता है इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके अपोजिट मेरे को यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, वही डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि मैंने इसको रेस्ट में माना, ये u1 था, सॉरी ये u2 था, और ये u1 है ना। ये a पार्टिकल, ये b पार्टिकल, ये एंगल θ2। तो इसका अपोजिट, अब मैं इसको रेस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, इट मीन्स इसके अपोजिट मेरे को एक वेलोसिटी इधर ऐड करनी पड़ेगी ना, ए पर ऐड करनी पड़ेगी। तो ये इधर जा रहा है, एंगल θ2 है, तो मैं जस्ट ये वाला इधर ड्रॉ कर दूँ ना, तो ये वाला मैंने बी वाले की वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर दी, दैट इज u2 रिप्रेजेंट कर दी। अब कहीं ना कहीं ये तो θ1 दे रखा था अपन को, अब अगर इसको मैंने इधर ऐड करा है, एंगल θ2 बन रहा है इस जगह पर, तो कहीं ना कहीं मैं इसको डॉटेड करके इस जगह पर θ2 लिख दूं। लिख दिया अपन ने θ2, मीन्स इसके रेस्ट के वेलोसिटी को, तो अपन इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इसके अपोजिट ही तो ऐड करूंगा, तो कर दी मैंने इसके अपोजिट ऐड, जो अपन ने इतने सारे रिलेटिविटी पढ़ी है बेटा। बस अब क्योंकि कोई चीज़ एंगल्स पर होती है तो मैं बताता रहा हूँ कि अपन को कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो अगर मैं u1 का कंपोनेंट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा मेरे पास u1 cos θ1, और यहाँ पर हो जाएगा u1 sin θ1। ये मैंने u1 के कंपोनेंट कर दिए। ठीक है, अब u2 का कंपोनेंट करूं, जो अपन ने यहाँ पर इसको रेस्ट में कंसीडर करके रिलेटिविटी का कंसीडर लगाकर, क्योंकि जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं, रिलेटिव पैटर्न लगा रहा हूँ, है ना। तो रिलेटिव पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और इतने सारे आप लेक्चर्स देख चुके हैं कि अपन कैसे ऐड करते रहे हैं, अप्रोचिंग में भी करा है मैंने। अब ये इधर जा रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो u2 है तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u2 cos θ2, ये इधर कंपोनेंट हो गया इसका, और इसका इधर कंपोनेंट कितना हो गया, तो ये कंपोनेंट हो गया u2 sin θ2। ठीक, अगर कहीं आप वो देखें, जैसे मैंने आपको प्लेन विंड प्रॉब्लम पढ़ाई थी, तो आपको पता है कि प्लेन को जाने के लिए कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कब कोलाइड करेंगे, तो अपन इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अब निकाल सकते थे ना, क्योंकि एक दूसरे के ये तो रेस्ट में ही है, तो इसकी वेलोसिटी जब इसकी तरफ अप्रोच करेगी तो ही तो टक्कर करेंगे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जिस पर ये कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड में तो उसके सामने वाली वेलोसिटी लेंगे ना, ये तो रेस्ट में है, तो इट मीन्स ये ज़्यादा और ये कम, अपोजिट दिख रहा है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता था u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। इस वेलोसिटी से ये कोलाइड कर जाते हैं, है ना। सिर्फ उसके सामने वाली वेलोसिटी लिए, रिलेटिव वेलोसिटी उसके सामने वाली लिए, बस डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, एक्स ही तो कवर करनी थी डिस्टेंस, तो इट मीन्स मेरे पास टाइम निकल गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, चाहे इसको अप्रोच वेलोसिटी बोल दें आप, तो ये वेलोसिटी कितनी निकली थी अपनी, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। ये इक्वेशन नंबर मीन्स हमारा आंसर आ गया। पर जब ये आईआईटी में क्वेश्चन आया तो उस समय थोड़ी सी अरेंजमेंट और मांग रहे थे क्वेश्चन के अंदर, आंसर यही था, पर कहीं ना कहीं बात करूं तो मीन्स ये हमारा आंसर था, पर ये आंसर ऑप्शन में नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन ये भी तो थी कॉल्यूजन की, कि जो इनके जो कंपोनेंट है वो कैंसल्ड आउट होने चाहिए, मीन्स u1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू u2 sin θ2, वरना तो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं हमारे पास, हाँ। तो एक तरह से बोला जाए तो कॉल्यूजन की ये भी एक कंडीशन थी हमारे पास, जो निकल गई। अब जो आंसर था, क्योंकि नॉर्मली आया हुआ है मेंस के अंदर, तो उसके अंदर u2 नहीं था, कुछ अलग आंसर दे रखा था, तो मैं अगर यहाँ से u2 निकालता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, u1 sin θ1 अपॉन sin θ2। इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन u1 cos θ1, और यहाँ पर ये वैल्यू रखता हूँ इस जगह पर u1
साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 और मल्टीप्लाइड करता हूँ, किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, u2 की तो वैल्यू रख दी, कॉस थीटा 2 ये वैल्यू मैंने इसमें रख दी। अब अगर अपन थोड़ा सा एलसीएम लेता हूँ तो ये चीज़ इधर जाएगी, u1 कॉमन आ जाएगा और ये साइन थीटा 2 ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आ जाता, x अपॉन साइन थीटा 2 जो है ये ऊपर चला जाता और ये इधर जाता, u1 दोनों में कॉमन आ रहा है, साइन थीटा 2 इधर जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला कैसा बना हुआ दिख रहा है हमारे को, साइन का फॉर्मूला नज़र आ रहा है और थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाता। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका सॉल्व करने पर। तो ठीक, तो ये पैटर्न कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, करना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन लोग। नॉर्मली कॉलूजन्स के क्वेश्चंस आईआईटी लेवल पे ही ज़्यादा आते हैं, पहले पर आप नोट कर डालें बेटा इसको एक बार, है ना बेटा, ठीक है ना। मैंने करा क्या था एक बार वापस समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा था, मैंने इसको बी को रेस्ट में कंसीडर करा और इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसके अपोजिट ऐड कर दी, पर वो एंगल कैसे निकलता उसके लिए पहले मैंने यहीं पर ही कोशिश करी कि एंगल क्या होगा, क्योंकि इसके अपोजिट जोड़ना था। तो पता लगा ये अल्टरनेट एंगल से थीटा 2 है तो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। फिर अपन ने कंपोनेंट कर दिए क्योंकि इंक्लाइंड थे, कंपोनेंट करे अपन ने तो ये इसकी तरफ आइए तो रेस्ट में है, तो टक्कर तभी होगी ना जब ये इधर की तरफ आएगा चलता हुआ। तो इट मीन्स ये ज़्यादा था ये कम था, क्योंकि बोला तो हमारे से कॉल्यूजन का ही था ना कंडीशन। तो कॉल्यूजन की अपन को पता लग गया कि इस वेलोसिटी से वो इस रेस्ट वाले से टक्कर करता, तो ये वेलोसिटी निकाल दी और आंसर आ गया। ठीक समझ गए होंगे बेटा, है ना, एक नोट डाउन कर लो। तो ये अपना आंसर था, आंसर तो ये ही था, पर अपन का आंसर और जो आईआईटी मेंस में आया उसको अपन यहाँ तक लेकर चले गए। ठीक है ना। अब मैं सेकंड पैटर्न बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन का कि कैसे करते। तो अगर अपन को ये नहीं पता था रिलेटिव मोशन, तो कहीं ना कहीं हम कुछ किस तरह से कर रहे होते वो समझा रहा हूँ। अब जब रिलेटिव नहीं पता था, कहीं ना कहीं हम प्रोजेक्टर लगा रहे होते, तो जो ये क्वेश्चन दे रखा है मीन्स में सेकंड मेथड बता रहा हूँ, नॉर्मल मेथड है ना, जिसमें अपन कैसे करते, तो कहीं ना कहीं हम यूँ सोच रहे होते कि उस समय ये अपन को कंडीशन दिमाग में रखनी होती जो मैंने पहले पॉइंट में लिखा था, द पोजीशन एंड टाइम शुड बी सेम। तो कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे डॉटेड में बना देता हूं कि सपोज वो ऐसे मूव करा, ये ऐसे मूव करा, टक्कर करी कॉल्यूजन्स की तरह जैसे हम करते, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कोलाइड करते, इसको मैं एक्स वाई नेमिंग कर देता हूँ। या यूँ बोलूँ कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जिसकी नेमिंग करूँ मैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट की करूँ इस वाले के x2 y2, वो सेम होनी चाहिए ना, और टाइम भी कॉल्यूजन का सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी तो कोलाइड करेंगे। तो हम अपन वही कंडीशन यूज़ करते। इट मीन्स मैं बोलूँ तो x1 इक्वल्स टू x2 करता मैं। ठीक, तो x1 की बात करूँ तो अपन को पता है ना इसका कोऑर्डिनेट मैंने प्रोजेक्टल यूज़ करते हुए प्रोजेक्टल चैप्टर में पढ़ाया था, तो आपको पता है इनके अपन को ये कॉस थीटा वाले कंपोनेंट लेने पड़ते, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट। तो इसके लिए बात करूँ तो ये u1 से चल रहा है तो u1 कॉस थीटा 1 हो जाता, और इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो हो जाती u2 cos थीटा 2। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसकी अगर डिस्टेंस की बात करूं u1 cos थीटा 1 ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, तो उसने एक तो ये x कवर किया होगा और साथ ही वो कवर किया होगा जो इसने कवर किया होगा। तो इस x2 वाले ने कितना कवर किया होगा, तो x2 वाले ने कवर किया होगा u2 cos थीटा 2 इंटू टाइम t से मल्टीप्लाइड कर दूं, है ना, बिल्कुल प्रोजेक्टल मोशन की तरह कर रहे हैं अपन लोग क्वेश्चन को। तो ये वैल्यू निकाली, तो अगर इससे आप देखें तो आपको दिख रहा है ना कि टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x यहीं पर रह जाएगा, टाइम की दोनों वैल्यूज उधर ले जाता हूं तो आंसर वो ही आ गया ना जो उधर आया था आंसर, u2 cos थीटा 2। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक आंसर टाइम का निकल गया। ठीक है, इसी पैटर्न पर चल रहे होते, पर आपको पता मैंने बताया था कि मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अंदर जो वैल्यूज थी वो इस तरह से नहीं थी, आंसर तो यही है, नो डाउट यही आंसर है, पर क्योंकि अपन को आंसर इस तरह का नहीं दिख रहा था तो अपन को वाई कंपोनेंट भी तो बैलेंस करने पड़े, तो वाई इक्वल्स टू y2 करना पड़ा। अब आपको पता है कि अपन इसके अंदर इक्वेशन थर्ड लगाते हैं, इसका ये कंपोनेंट लेता तो हो जाता u1 sin थीटा 1
और इसका भी अगर कंपोनेंट लेता तो वो हो जाता u2 साइन थीटा 2। ये वैल्यूज अपन यहाँ पर रखते तो इसकी v1 की बात करूँगी कितना मूवमेंट लिया होगा, तो u1 साइन थीटा 1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पूरा प्रोजेक्टर लगा रहा हूँ बेटा, है ना, प्रोजेक्टर मोशन जो अपने पढ़ा है, u2 साइन थीटा 2 माइनस हाफ, है ना, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैंसल आउट होता और t से t भी कैंसिल होता, आता u साइन थीटा 1 इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2। ये वैल्यू निकलती है हमारे पास। थर्ड इसको कंसिडर करूं, फोर्थ ये रहा हमारे पास। अब वही क्वेश्चन के अंदर u2 नज़र नहीं आ रहा था ऑप्शंस में, तो u2 अपन ने हटाया, u2 साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। ये वैल्यू अपन ने किस में रख दी होती, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं तो वही कंडीशन जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखी थी कि अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो ये तो है अपने पास u1 कॉस थीटा 1 और इसकी वैल्यू रखता हूँ u2 की जगह, है ना, u2 की जगह वैल्यू रखता हूँ तो ये u1 साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 और इनटू में क्या है अपने पास कॉस थीटा 2। फिर वही कंडीशन आ गई ना जैसे अपन कर रहे थे, मीन्स वही मैं एलसीएम लेता ऊपर जाता तो x साइन थीटा 2 ऊपर आ जाता और नीचे हमारे पास क्या बनता, वही साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला u1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, u1 कॉमन आता और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये सेकंड मेथड था। नो डाउट आपको लग रहा है कि जो मैंने ये क्वेश्चन करा था ये कहीं ना कहीं इजी, ये भी कुछ हद तक इजी था, पर जब अपन को बिल्डिंग्स दी जाती हैं और अलग अलग एंगल्स पे थ्रो करा जाता है तो उस समय तो भैया बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट हो जाता है बेटा कि उसको सॉल्व करना, क्योंकि वो 2-3 पेजेस में जाकर सॉल्व होता है। यहाँ पर जरूर आपको लगभग सेम लगा होगा कि दोनों पैटर्न लगभग सेम हैं, ठीक है, नोट डाउन करें। इसी बारे में मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कि कैसे कर पाते बेटा अपन लोग क्वेश्चन को, ठीक है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, है ना, नोट डाउन कर लें एक बार, ठीक। है ना, तो ये मैंने नॉर्मल मेथड बताया, पर अपन सारे क्वेश्चन ही रिलेटिव वेलोसिटी से ही करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो आप क्वेश्चन ये ही मान लें कि क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा था कि दो पार्टिकल्स हैं, है ना, साइमल्टेनियसली थ्रो करे गए हैं, पर इस बार डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया। पोजीशन वही मान लें, एक्स दे रखी है, ए और बी है, एक को अपन ने v1 से थ्रो करा, एक को अपन ने v2 से थ्रो करा। एंगल्स वही थीटा 1 थीटा 2 कंसिडर कर रहे हैं अपन। वही पूछा गया कब वो मिलेंगे आपस में, ठीक है, कब मिलेंगे। अगर रफली इसको सोचा जाए, थोड़ा प्रॉपरली बना देता हूँ, इसमें कुछ बातें समझ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही सोच सकते हैं इस तरह से कहीं ना कहीं मिलेंगे ये लोग, है ना। तो वही कंडीशन है कि यहाँ पर पाथ सेम है, तो ऐसा नहीं कि ये इस जगह पर जाकर मिलेंगे, क्योंकि जो इनका चलने का है, अगर हो सकता है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो तो ये उधर क्रॉस कर जाएगा और फिर ये बाद में क्रॉस करेगा। तो हाँ, पाथ ही फॉलो करने वाले ये लोग, पर इनका टाइम, मीटिंग टाइम भी तो सेम होने वाला है, होना चाहिए, तभी तो ये आपस में मिलेंगे। समझ में आ रही बात अपने। और इस क्वेश्चन में अपन ये भी समझ सकते हैं, जो मैंने शायद पहले यूज़ नहीं करा, पर आपको दो मेथड बताए थे। आपको पता है यहाँ पर दोनों पर, ये तो क्वेश्चन था, मैंने जस्ट समझाया आपको कि ऐसा कुछ जने सोच सकते हैं कि ऐसे कोलाइड करेंगे। क्वेश्चन तो अपन को यही दे रखा था, है ना बेटा, ऐसा डायग्राम दे रखा था, ठीक है। तो दूसरे डायग्राम से यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं एक्सप्लेन कहीं इधर ही लेना पड़ेगा। तो आप शायद समझे होंगे मैं क्या समझाने वाला था। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जा रहा है v1, ये v2 ऐसे जा रहा है अपने पास, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कोलाइड करते हुए नजर आएंगे, पर ये जरूरी नहीं कि वो इसी जगह कोलाइड करेंगे। पाथ जरूर सेम है, क्योंकि अपन को पता है कि अगर वो मूव कर रहे हैं तो आगे पीछे हो गए तो ये इस जगह पर कोलाइड तो नहीं करेंगे ना, क्रॉस जरूर कर जाएंगे इस पाथ को, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हकीकत में इनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रोजेक्टल जैसा कुछ लग रहा होगा, पर दोनों पर ही तो जी लग रहे हैं। और आपको ये बात अभी मैंने जब कंडीशंस लिखाई थी कि यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो मैं रिलेटिव का पैटर्न लगा सकता हूँ ना, तो अपन रिलेटिव पैटर्न ही लगाने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक। तो अपन रिलेटिव पैटर्न देख रहे हैं, तो मैं जस्ट समझाया आपको, है ना। तो अब रिलेटिव पैटर्न पर जा रहे हैं, समझ गए होंगे क्या करा है मैंने। तो ये अपना पॉइंट्स था मेरा समझाने का। अब अपन वापस से डायग्राम रख करके, अब जो अपन को डायग्राम चाहिए, क्योंकि मैं पैटर्न कौन सा लगा रहा हूँ, रिलेटिव पैटर्न लगा रहा हूँ,
समझ गए? तो ठीक है, मैंने लगाना चालू करा तो इस बार मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं ए को रेस्ट में कंसिडर कर लेता हूँ। तो डायग्राम कहीं ना कहीं यहाँ बना देता हूँ, ये रहा बी, ये रहा ए, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, मैंने इसको रेस्ट में कंसिडर कर लिया क्योंकि रिलेटिव पैटर्न लगा रहा हूँ। अब आपको पता है कि v2 तो अपन को इधर दे रखा है, v2 इज गिवन लाइक दिस, है ना। θ2 एंगल दे रखा था, θ1 एंगल दे रखा था। तो अगर मैं इसका अपोजिट एंगल निकालता हूँ, इसका अपोजिट एंगल करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1 होगा ना ऐसा। तो मेरे को इसका जो ये है इसका अपोजिट ही तो यहाँ पर ऐड करना है, तो ये वाला मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ ना, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये हो गया हमारे पास v1 की वेलोसिटी और एंगल कितना हो गया, θ1, है ना। इसका अपोजिट एंगल लिया है, फिर वो मैंने इसकी अपोजिट वेलोसिटी ली है और फिर वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ऐसे ऐड करिए, यहाँ पर तो जस्ट निकाला है समझाने के लिए कि कैसे करा, और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दी क्योंकि यही हमारा लॉ रिलेटिव का सिस्टम है करने के लिए, तो अपन ने यहाँ पर कर दिया। बस अब अपन को इसके कंपोनेंट्स ही तो करने थे, तो अगर मैं इनके कंपोनेंट्स करता हूँ v2 का, तो ये v2 cos θ2 आ जाएगा, और इसका और इधर कितना आ जाएगा, v2 sin θ2 आ जाएगा ना। और ये जो θ1 वाला था अपने पास, उसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1 sin θ1, और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, v1 cos θ1। ये वेलोसिटी आ गई ना। अब ये तो रेस्ट में ही है, ये तो रेस्ट में ही है ना। अब ये दोनों वेलोसिटी जा रही है ना टूवर्ड्स, इसके तरफ ही जा रही है, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा था कंडीशन का, जा रही है ना, स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट होगी तो ही जाएगी। वैसे भी रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो दोनों को पाथ ऑलवेज स्ट्रेट नजर आएंगे, ऑलवेज, चाहे वो ऐसे कर्व कर जाए पर तब भी उनको स्ट्रेट ही नजर आएंगे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये बात मैं पहले भी अप्रोचिंग में बोल चुका था, यहाँ पर वापस से दोहरा रहा हूँ, है ना। कांस्टेंट ही नजर आएगा। बस वेलोसिटी हमारे पास पता लग गई कि जिससे वो कोलाइड करेंगे वो वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ये वेलोसिटी होगी जिससे कोलाइड करेंगे। टाइम ही तो निकालना था, तो क्वेश्चन कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में हमारे लिए हो गया। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ये रही अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आई थिंक आप समझे होंगे कि ये क्वाइट इजी था क्वेश्चन करना। ये तो बात आपको समझा ही चुका था कि दोनों पर जो जी अप्लाइड हो रहा होगा वो तो सेम ही था ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी दोनों के ऊपर, 0, इसलिए हमने रिलेटिव का पैटर्न लगाया और आंसर सॉल्व कर दिया। नोट डाउन करो बेटा, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं फिर अपन लोग, है ना। नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लोग, जहाँ अगर अपन कोलाइड मोशन यूज ना करें, जिसके लिए मैं बोल रहा था वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था और अपन को डायग्राम दे रखा था कि दो बिल्डिंग्स दे रखी हैं अपन को, है ना। एक की लाइन दे रखी है, एक बिल्डिंग 2 मीटर दे रखी है जहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो करा गया जिसकी वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू अपन को दे दी गई 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये ए पार्टिकल कंसिडर कर लें अपन, और एक पार्टिकल को थ्रो करा गया 60 डिग्री पर डाउनवर्ड विद द हॉरिजेंटल, दिया गया बी पार्टिकल्स को, और इसकी वेलोसिटी भी अपन को दी गई 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी और इसकी जो हाइट थी वो दे दी गई अपन को 30 मीटर, और साथ में इनकी जो बीच का जो गैप था दोनों बिल्डिंग्स का वो दे दिया गया 10√3 मीटर। ये अपन को इस तरह का डायग्राम दे दिया उन लोगों ने। फिर अपन को इसको निकालना था तो कॉलिजन का टाइम कितना होगा। ठीक है, तो अपन क्या करें, किसी भी एक को रेस्ट में कंसीडर कर लें। तो मैं बी को रेस्ट में कंसीडर कर लूँगा रिलेटिव मोशन से, तो इसका रिलेटिव जो आएगा वो कंपोनेंट में यहाँ पर ऐड करूँगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बेटा अपन, है ना। तो बात को समझ सकें ये क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लार्ज डायग्राम बनाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा दूर दूर ले रहा हूँ डायग्राम को, है ना। तो अपन को यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दे रखी थी इसकी, ए वाले पार्टिकल्स की, ये दे रखी थी अपन को 10 मीटर पर सेकेंड। 10 ही लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि दिक्कत रहेगी। डेट इज कॉल्ड v1 दे रखा है अपन को, है ना।
अब जो बी वेलोसिटी थी बी वाले पार्टिकल्स की, जिसको मैं रेस्ट में कंसीडर करने वाला हूँ, तो वेलोसिटी तो इधर दे रखी थी और इससे एंगल दे रखा था 60। अब इसको रेस्ट में कंसीडर करा है तो इसका अपोजिट तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पहले मैं यहाँ से एंगल ड्रॉ कर लूँ कि कितना निकलेगा इसका एंगल। तो मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, ये बी पार्टिकल है जिसको tan से फेंका गया था, इसका जस्ट अपोजिट में ऊपर ले रहा हूँ, है ना, v2 का वेलोसिटी को मैं अपोजिट ले रहा हूँ। तो इसको मैं अपोजिट लूँगा तो ये 60 है, तो ये भी 60 है। बस इस वाले अपोजिट टर्म को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ ना, इस जगह पर बी वाले पार्टिकल के लिए, तो v2 यहाँ पर लगा दूँ ना मैं। tan तो दे ही रखी है रिमेंबर रखने के लिए, तो ये v1 है और v2 है। ये 60 है तो यहाँ पर भी कितना हो गया, ये 60 v2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं ना बेटा, v2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं। 60 डिग्री एंगल निकल गया अपने पास, ठीक है ना। अब ये कॉल्यूजन के लिए तो इनको स्ट्रेट पाथ पर होना जरूरी है ना, तो कहीं ना कहीं जो कॉल्यूजन की कंडीशन है वो तो ये वाली लाइन है ना, इस पर निकालनी पड़ेगी ना अपन को तो वेलोसिटी। तो इस पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारे को इस एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। ये एंगल कितना दे रखा है, तो इस एंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये एंगल है अल्फा, ये कंसीडर कर लिया मैंने। अब इसको निकालते कैसे, ये दे रखा था अपन को 20, ये दे रखा था अपन को 30, और जो बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा था tan√3। तो इट मीन्स बेस पता है ना हमारे को, बेस पता है tan√3, और ये कितना हो जाता है, ये 20 ये 30, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी हो जाती 10। तो इसकी हेल्प से मैं ये अल्फा निकाल लेता ना, तो tan अल्फा कैसे निकल जाता, tan/tan√3 मीन्स 1/√3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, 30 डिग्री वैल्यू आ जाती है ना। तो एक तरह से अपन ने ये फर्स्ट चीज़ सॉल्व करी है। यहाँ पर तो आप समझ गए थे ना, 60 इधर दे रखा था, इसका मैंने अपोजिट, इसको कि रेस्ट में कंसिडर करा तो इसका अपोजिट लिया, और वो जो अपोजिट वेलोसिटी थी वो ही मैंने ए पर अप्लाइड कर दी है ना, जो रिलेटिविटी पैटर्न का रूल है। तो ये अपन ने वैल्यू निकाल दी। तो कहीं ना कहीं अपन को जो वेलोसिटी, ये तो v2 है एक्चुअली जो गिवन थी, तो यहाँ पर हमारे को क्या चीज़ निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई 30 फाइंड आउट हो गया। तो मैं इसके कंपोनेंट कर दूँ ना, v1 के कंपोनेंट, तो जो मैं v1 है वो आपको उधर दिख रहा है कि वो tan दे रखा है, तो इसलिए v1 ऐसे लिख देता हूँ। तो एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अलोंग ए बी टक्कर होनी चाहिए उनके, सेम उनके डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो रेस्ट में तो इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ आनी चाहिए ना, तो ही तो टक्कर होगी। तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर कितना हो गया v1, ये तो 60 इसका बना था ना v2, तो इसके साथ तो यहाँ पर एंगल 30 बन रहा है, तो v1 cos 30 आ गया ना हमारे पास, ठीक है। और इसके जस्ट 90 डिग्री इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रहा होगा वो कुछ यहाँ पर रहा होगा, v1 sin थीटा sin 30 ये रहा होगा। ये तो इनके बीच का गैप था यहाँ से यहाँ तक का, है ना, tan√3 ये था। अब इसका कंपोनेंट करूँ v2 का, तो v2 का कंपोनेंट इसके अलोंग लेना है, तो मेरे को ये एंगल चाहिए होगा ना, इसके साथ ए बी के अलोंग कितना एंगल होगा, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना रहा होगा, तो ये 30 एंगल रहा होगा, 60 - 30। अब मैं अगर इसके अलोंग कंपोनेंट करता हूँ तो एक कंपोनेंट और इधर चला जाएगा ना, जिसके साथ एंगल बनाता है, तो ये अपने पास b कितना हो जाता, v2 cos 30 हो जाता हमारे पास, और दूसरा कंपोनेंट कहीं ना कहीं यहाँ आ जाता, जो कितना होता हमारे पास, मीन्स इसके अलोंग ही आता, तो वो कितना हो जाता v2 sin 30, ये वैल्यू हो जाती। अप्रोचिंग लाइन तो यही है ना, ए बी पर दोनों के कंपोनेंट आ गए। तो अगर मैं कॉल्यूजन वाला वेलोसिटी बोलूं जो कोलाइड करेगी इससे, वो वेलोसिटी कितनी निकल गई अपने पास, v1 cos 30 प्लस v2 cos 30, ये वैल्यू निकल गई। अलोंग कॉल्यूजन के लिए लाइन कौन सी थी, A to B वाली लाइन थी ना, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ में होनी चाहिए ना। एक अगर रेस्ट में कंसीडर करें तो दूसरे को उसकी तरफ ही तो आना पड़ेगा, तभी तो कोलाइड करेगा ना बेटा वो। तो इसका मतलब अपन ने इसके कंपोनेंट निकाले, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे को मेहनत करनी पड़ रही है, पर रिलेटिविटी इज क्वाइट इजी। जस्ट उसका अपोजिट अपन ने अप्लाइड करना था उनके अलोंग, जहाँ पर ज्वाइनिंग थी उस पर उसके वेलोसिटी के v1 का भी कंपोनेंट ले लिया और v2 का भी कंपोनेंट ले लिया, तो ये वेलोसिटी हुई। अब अगर अपन मैं टाइम निकालूँ तो टाइम क्या हो जाता, डिस्टेंस कौन सी थी इनकी, ए बी, और वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, तो ये वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास जिससे वो कोलाइड करते हैं, वो वेलोसिटी थी v1 cos 30 प्लस v2 cos 30,
ये होती, पर कहीं ना कहीं हमारे को ए बी भी तो फाइंड आउट करना पड़ता, पर ए बी निकालना तो हमारे लिए ईजी हो जाता, क्योंकि अगर मैं ए बी निकालूँ तो मेरे को इसका बेस पता है, इसका परपेंडिकुलर पता है, तो मैं हाइपोटेन्यूस से सॉल्व कर लेता ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जिसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ए बी सॉल्व करना होता तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, टेन का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर है ना, बेस कितना आ रहा है, टेन रूट थ्री, तो ये यहाँ पर कर देता टेन रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता 100, ये 300, टोटल 400, और 400 का रूट कितना आता अपने पास 20 मीटर। तो इट मीन्स जो ए बी था उसकी लेंथ कितनी थी, ए बी की लेंथ, ये लाइन जॉइनिंग लेंथ 20 मीटर थी अपने पास। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज रख दूँ, तो ये थी 20 मीटर, और इनकी वैल्यू कितनी थी अपने पास, 10 से मूव कर रहे थे, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस 10 √3/2। तो इसको सॉल्व करता तो आपको दिख रहा है ना, ये 2 से 2 कैंसिल होते है ना अपने पास, तो ये 5 20, और इसका अगर मैं चाहे तो आप एलसीएम ले लें, तो अपना एलसीएम लेते तो 20√3 अपॉन इंटू 2 ऊपर चला जाता। ठीक है, जब ये कैंसिल होते तो टाइम कितना आ जाता अपने पास, 2/√3 आंसर आ जाता ना, यही आंसर था। अब आप देख रहे हैं ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लग जाएंगे, कम से कम आईआईटी मेंस या एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा ये लोग, है ना। पर जो मैंने शुरुआत के 2 क्वेश्चंस कराए थे वो तो कहीं ना कहीं नेट लेवल पर भी आ सकते हैं, है ना बेटा। पर आईआईटी मेंस में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लिए क्वाइट ईजी होते हैं। पर अगर ऐसा नहीं करते तो आपको पता है, पहले वो एक्स की पोजिशन निकालनी पड़ती, वाई की पोजिशन निकालनी पड़ती, फिर x भी निकालना पड़ता, इसका भी x निकालना पड़ता, उसका ही y निकालना पड़ता, इसका ही y निकालना पड़ता, फिर टाइम से कैलकुलेशन होती, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाता ना क्वेश्चन। पर रिलेटिविटी ने उसको क्वाइट इजी कर दिया। जस्ट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, एक को रेस्ट में लाना है, जैसे मैं इसको रेस्ट में लेकर आया, इस वाले को, इसकी अपोजिट वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, यहाँ पर ऐड करने के बाद जिनकी अलोंग लाइन थी, एक इसका कंपोनेंट लिया, एक V2 का कंपोनेंट लिया, मींस एक बार V1 का कंपोनेंट लिया, एक V2 का कंपोनेंट लिया, और उसके बाद अपन ने सॉल्व कर दिया। और अगर मैं दूसरी कंडीशन लूँ तो आपको पता है ये दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दिख रहा है ना, V1 sin थीटा, V2 sin थीटा, V2 V1, मैंने ये तो बस जस्ट समझा रहा हूँ। अगर अपन सेकेंड कंडीशन जो मैं बार बार ले रहा था साइन, और ये V2 sin थीटा, ये भी सेम डायरेक्शन और अपोजिट है, तो दिख भी रहे हैं कि नहीं, ये 10 है, इसकी वैल्यू हाफ, ये भी 10 है, इसकी वैल्यू हाफ, तो इसको भी तो सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, इससे ही हमारा आंसर आ चुका था, बस समझाया, क्योंकि मैं ये कंडीशन भी तो बोल रहा था आपसे कॉल्यूजन की, कि जिनकी वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसल्ड करने चाहिए, तो कैंसल्ड कर गए, दोनों सेम है, कैंसल्ड हो गए। ठीक बेटा, समझ गए होंगे, नोट डाउन करो, है ना। मीन्स अपना ये आंसर आ चुका है, जो अपन को आंसर फाइंड आउट करना था, नोट डाउन करो बेटा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीका क्वेश्चन, नोट डाउन करो बेटा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ही करा रहा हूँ बेटा, है ना, जिससे और थोड़ी प्रैक्टिस हो, क्योंकि अगर मेंस की बात करें तो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, है ना। तो सपोज करो अब क्वेश्चंस कुछ इस तरह का दे रखा था अपन को, कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अपन को 10 मीटर दे रखी है, और एक वर्टिकल से 30 डिग्री पर अपन ने 10 मीटर से कोई ए पार्टिकल को थ्रो करा है 30 डिग्री पर, समझे, 30 डिग्री पर थ्रो करा है, और एक और पार्टिकल है जो 15 मीटर की डिस्टेंस पर है, और उसको अपन ने v वेलोसिटी से फेंका है हॉरिजेंटली। कब वो कोलाइड करेंगे, और बीच का जो गैप दे रखा है वो दे रखा है 5√3 मीटर। ये दोनों बिल्डिंग्स की डिस्टेंस दे रखी है अपन को, तो ये कुछ डायग्राम दिया गया। अब अपन वापस वही कुछ कर लें, ये बी पार्टिकल है, वेलोसिटी भी नहीं दी गई इस बार अपन को, कहीं ना कहीं वही अपन किसी एक को रेस्ट में कंसिडर करें और सेकंड वाले में ऐड कर दें। तो इस बार अपन हॉरिजेंटल वाले को रेस्ट में कर देता हूँ मैं, तो इसको मैं रेस्ट में करता हूँ, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ऐड कर दूंगा ना, अपोजिट इस जगह पर। बस फिर अपना क्वेश्चन क्वाइटली सॉल्व हो जाता है कि कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो वही अपन अब थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बनाकर सॉल्व कर दें। तो अपन ने यहाँ पर वेलोसिटी ली, मैंने ये ए लिया, ये यहाँ पर मैंने बी ले लिया, है ना। बी की वेलोसिटी इधर दे रखी थी, मैंने इसको रेस्ट में कंसिडर करा। जैसे ही मैंने रेस्ट में कंसिडर करा तो ये वाली वेलोसिटी मैंने ए वाले में ऐड कर दी ना,
अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐड कर दी, ये ऐड कर दी है ना। फिर अपन को पता है कि जो इनका कॉल्यूजन करना है तो कहीं ना कहीं जो इनकी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट पाथ है, उसकी तरफ होना चाहिए। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अपन को वेलोसिटी क्या दे रखी थी, बी वाली की वेलोसिटी कितनी दे रखी थी अपन को, 10। ठीक है, ये दे रखा था, ये एंगल कितना दे रखा था अपन को, 30 डिग्री एंगल दे रखा था। ठीक है, ये एंगल 30 अपन को गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अब कहीं ना कहीं हमारे को ये एंगल निकालना ही होगा, तभी तो इनके कंपोनेंट इस पर इंसर्ट कर पाएंगे अपन लोग। तो ठीक है, एंगल्स को अपन कैसे निकाल सकते थे, ये दे रखा था 10, ये दे रखा था 15, ये दे रखा था 15 अपन को, है ना। तो 15 दे रखा था, बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अगर मैं थोड़ा डॉटेड में इंक्रीज करूं तो इस एंगल को अल्फा कंसीडर कर लूँ ना, जब वैसे कंसीडर करा था पहले। पूरा 15 है, ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, 5 मीटर। और बीच का गैप कितना दे रखा था अपन को, 5√3 मीटर। तो अपन tan अल्फा ईजिली फाइंड आउट कर सकते थे ना। तो मीन्स tan अल्फा अगर मेरे को फाइंड आउट करना होता, tan अल्फा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 5√3, मीन्स आंसर आता 1/√3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती, 30 डिग्री आ जाती। एक आंसर निकल गया, मीन्स एंगल निकल गया, जिसकी वजह से हम कुछ सॉल्व कर पाते। तो हमारे पास ये आंसर अब आ चुका है 30। तो मेरे लिए ईजी था। इस V1 का मैं अब कंपोनेंट कर दूं, है ना। ये तो डिस्टेंस आपको पता है कि इसको थोड़ा नीचे लिख दूं मैं, 5√3 मीटर अपन को डिस्टेंस दे रखी थी यहाँ पर। तो इसके मैं अगर कंपोनेंट लेता हूँ तो इसकी डायरेक्शन में, तो वो कितना आ जाएगा कंपोनेंट अपने पास, वो हो जाएगा V cos 30, इधर आ जाएगा। अब ये 30 है, आपको पता है कि जो ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पर 60 पूरा 90 रहा होगा, 90 में से गए तो इट मीन्स ये भी तो हमारे पास 30 आ गया। अब मैं अगर इसका दूसरा कंपोनेंट करता हूँ तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा V वाले का, V sin 30, है ना। V का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। वैसे इसका कंपोनेंट लेता हूँ V1 का, जो हमको पता है 10 है, तो वो भी इधर आ जाता, V1 cos 30, मीन्स दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में दिख गई है अपन को ना, कॉल्यूजन किसी तरफ जा रही है। तो रेस्ट में है, दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट इसकी तरफ जा रहा है। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता V1 का इधर आ गया, तो V1 का एक कंपोनेंट इधर भी तो होता, V1 sin 30, है ना। तो कहीं ना कहीं बस जस्ट हमारे को ये कुछ मेहनत करनी पड़ी अल्फा निकालने के लिए, बाकी काम बहुत इजी था। अब सबसे पहले अपन पहली कंडीशन ही लगा सकते हैं V1 निकालने के लिए, V1 निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर कहीं सॉल्व कर दूँ। अपन को पता है कि कॉल्यूजन के लिए ये है कि जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो V1 sin 30 इक्वल्स टू V sin 30, है ना। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए कॉल्यूजन्स के लिए। तो ये अपन को पता है कि ये tan है, 1/√2 है। V अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हाफ है, तो V की वैल्यू कितनी निकल गई, ये भी 10 आ गई हमारे पास। ठीक है, वेलोसिटी हमारे को पता लग गई, बस वेलोसिटी पता लग गई। अब कहीं ना कहीं हमारे को टाइम ही तो निकालना है। अप्रोचिंग वेलोसिटी हमारे को पता है कि कॉल्यूजन वेलोसिटी कितनी है इनकी, V1 cos 30, V1 मीन्स V1 ये रहा 10 अपने पास, प्लस V2 जो इसको कंसिडर कर लें अपने पास, या V कंसिडर कर लेता हूँ, V ही दे रखा था तो V 30। पर आपको पता है कि V1 भी 10 था और इसकी वैल्यू √3/2, प्लस इसकी वैल्यू भी 10 √3/2, यही तो वैल्यू है हमारे पास। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो कहीं ना कहीं ये 20√3/2 मीन्स 10√3, ये वेलोसिटी हमारे पास, वो जो कॉल्यूजन की वेलोसिटी वो फाइंड आउट कर ली है अपन लोगों ने। बस अपन को टाइम ही तो फाइंड आउट करना था, पर टाइम के लिए हमारे को डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती। तो मैं ए बी निकाल लेता ना, और ए बी कैसे निकालता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लेता। तो अपन ने ए बी भी फाइंड आउट कर ली होती। ये कौन सी वेलोसिटी है, कॉल्यूजन वाली, है ना, जो टूवर्ड्स होनी चाहिए एक दूसरे के। तो मैंने इसको जब रेस्ट में कंसिडर कर रखा है तो केवल ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ही तो आ रहे हैं दोनों के इसकी तरफ। ए बी फाइंड आउट करता तो परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5√3 का होल स्क्वायर, कितना होता, ये होता 25, और ये कितना होता, ये भी 25 इंटू 3 75 और ये 25 100, और 100 का आंसर कितना आ जाता 10 मीटर। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर आ गया। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा था, इक्वेशन नंबर अगर 2 बोलूँ, जो कॉल्यूजन की कंडीशन से निकाली, और ये हमारी जो कॉल्यूजन जिसे टकराएंगे वो आंसर आया, वेलोसिटी निकली, फिर हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली,
है ना। बस अपने पास अब टाइम ही तो निकालना था, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाती, डिस्टेंस ए बी अपॉन जो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है, ये अप्रोच वेलोसिटी जिसको बोलें, वो वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी होती। तो ए बी कितना था 10 और ये कितना था 10 ए बी था, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी अपने पास 10√3 अप्रोचिंग वेलोसिटी, तो ये कॉल्यूजन वेलोसिटी, तो 1/√3 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाता। समझ गए होंगे बेटा, है ना। थोड़ा सा ये लग सकता है, पर जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा था उस समय आप सुन रहे थे, इसलिए 2 क्वेश्चंस कराएं कि आप समझ सकेंगे क्या करा है। आप थोड़ा सा जूम करके फिर स्नैपशॉट खींच सकते हैं, इससे आप बात को समझें कि करा क्या है इसके अंदर, है ना बेटा। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, अपन लोग नोट डाउन करो बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन में कुछ इसी तरीका कि सपोज करो अपन को 2 वेलोसिटीज दे रखी थी अपन को, कि एक को ऐसे थ्रो करा, एक को ऐसे थ्रो करा, इनकी वेलोसिटी दोनों की 49 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, 49 मीटर पर सेकेंड। एंगल दे रखा है 45 और दूसरे का एंगल दे रखा है, मीन्स ये ए है ये बी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है। एक की नेमिंग में वी ए कर देता हूँ, मैंने V1 कर देता हूँ, और एक की वेलोसिटी V2 कर देता हूँ, गिवन जो था, और ये 135 था। ठीक है, ये गिवन था अपन को, तो अपन करते कैसे क्वेश्चन के अंदर वापस से, ये दे रखा है, दोनों कोलाइड कब करेंगे, जब उनके स्ट्रेट पाथ की वेलोसिटी, उनको जॉइनिंग लाइन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में किसी एक की तरफ आने की कोशिश करे। तो ठीक है, मैंने इसको रेस्ट में कंसिडर कर लिया होता, तो मैं इसको रेस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें रेस्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी ही तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो अब आपको दिख रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी अगर मैं लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से एंगल बनाएगी वही 45। तो ये वाली वेलोसिटी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, इस जगह पर कर दूँ ना बेटा ऐड, तो इट मीन्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी ये वाली वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो मूविंग कर रहा था, रेस्ट कंसीडर करा मैंने इसको, है ना। तो ठीक है, तो अपन ने जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी होगी हमारे पास 45 आ गई ना। ये वेलोसिटी कौन सी थी, V1 वाली वेलोसिटी, ये ऐड कर दी मैंने इस जगह पर। ठीक, ये 45 था, ये एंगल 35 है, तो इधर कितना हो गया होगा 45। अब तो दोनों की वेलोसिटी अप्रोचिंग की तरफ हो गई ना, मीन्स मैंने इसको रेस्ट में कंसिडर करा था, है ना, इसको रेस्ट में कंसिडर करा था, ए को रेस्ट में कंसिडर करा था, तो इसकी वेलोसिटी जिसको रेस्ट में करा उसकी वेलोसिटी मैंने दूसरे वाले में ऐड कर दी, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर हो गई। ए को रेस्ट में किया था बेटा, है ना, तो इसकी वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अब तो जस्ट कंपोनेंट करने हैं ना, V2 का कंपोनेंट करूँ तो यहाँ पर आ गया ये V2 cos 45, और इसका भी करता हूँ तो वो भी यही आ जाता है V1 cos 45। तो बस यही तो कॉल्यूजन वेलोसिटी निकल गई। और सपोज करो जो ये डिस्टेंस थी, यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 245 मीटर, है ना। ये गिवन था कि इनकी जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 245 मीटर है। ये डिस्टेंस अपन को दे रखी थी, 49 और 49 से दोनों कर चले, मैंने इसको रेस्ट में कंसिडर करा, तो इसकी वेलोसिटी मैंने मूविंग वाले पार्टिकल में अपोजिट ऐड कर दी, ये कर दी, देखो इसकी अपोजिट वेलोसिटी इधर आती, इसको मैंने इधर ऐड कर दिया। अब तो आपको दिख रहा है ना कि कॉल्यूजन वेलोसिटी जो है इनकी वो कितनी हो गई, ये तो रेस्ट में ही है, ये आ रही है ना इसकी वेलोसिटी उसी की तरफ, रेस्ट वाले की तरफ अप्रोचिंग कर रही है स्ट्रेट लाइन में। तो V1 cos 45, V2 cos 45, दोनों की वेलोसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2V1, दोनों के ये तो सेम ही है 49 49, है ना, तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 49 और cos 35 की वैल्यू √2, ये वेलोसिटी हो गई अपने पास। कॉल्यूजन वेलोसिटी निकाल दी अपन लोगों ने, है ना, रेस्ट वाली की तरफ, है ना, इसको रेस्ट में कंसिडर करा तो इनकी वेलोसिटी दोनों उसकी तरफ ही तो आ रही है, रेस्ट वाले की तरफ। एक को रेस्ट कर देते हैं, ये रिलेटिविटी का पैटर्न है अपने पास, तो इससे अपन ने सॉल्व कर दिया होता, टाइम की निकालना होता, तो डिस्टेंस मीन्स ए बी, और डिस्टेंस जो यहाँ पर निकाली अपन ने, तो डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी गिवन है अपन को, ए बी 245,
ये डिस्टेंस हो गई, और ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी 249/√2, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी होती। सॉल्व करते अपन वेलोसिटी को, है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता तो 245√2/2 ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, और 49 भी नीचे आता। 49 की टेबल में ये कैंसिल हो जाता हमारे पास 5 टाइम्स, तो 5√2/2 आ जाता। मीन्स अब बाकी तो अपनी कैलकुलेशन थी कि इसकी वैल्यू 1.414 जानते हैं आप लोग, 2 जानते हैं। 2 की टेबल में अगर मैं इसको कैंसिल करता तो कहीं ना कहीं 0.707 आ जाता। फिर 5 से मल्टीप्लाइड करता तो 7 5 जा 35, फिर 35 आ जाता, और ये हमारे पास सेकंड में आंसर आ जाता। ये आंसर निकल जाता हमारे पास 3.535 हमारा आंसर होता इस क्वेश्चन का। समझ गए होंगे बेटा क्या कर रहे हैं अपन लोग, समझ गए बेटा आप लोग, है ना। मैंने करा क्या था, वेलोसिटी 2 अपन को दे रखी थी, है ना। डायग्राम जस्ट अपन को ये गिवन था कि एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है 49 से, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल था, पर ये एंगल 135 कर दिया था। फिर मैंने ए को रेस्ट में करा, और ए की मैंने ये अपन को आंसर क्वेश्चन दे रखा था, है ना। ये वैल्यू इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था कि मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो मैंने बस ए को रेस्ट में करा और उसकी वेलोसिटी इसमें ऐड कर दी और सॉल्व कर दिया। तो ठीक बेटा, इसके जो क्वेश्चंस थे इनफ थे समझने के लिए अब कॉल्यूजन के। पर एक क्वेश्चन जो अपना आईआईटी मेंस में आया उसको और समझा रहा हूँ मैंने, कॉल्यूजन इन वेक्टर्स फॉर्म में आ गया कि कौन सा आंसर करेक्ट होता, तो वो देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। ठीक है, ठीक है, एक मंकी वाला क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ कॉल्यूजन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कंडीशन कैसे होती, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बात को समझने के लिए। तो अगर अपन बात करें कॉल्यूजन की कंडीशन क्या बताई थी कि अगर मैं एक पार्टिकल को रेस्ट में कंसिडर कर लूँ तो दूसरा पार्टिकल उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ठीक है ना। तो लेट में कंसिडर करता हूँ कि एक पार्टिकल ए है और बी पार्टिकल ये रहा। अब बी पार्टिकल की अगर मैं बी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं कैसे लिखता पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसे लिखता ना मैं, पार्टिकल की पोजीशन, और कहीं ना कहीं कुछ एरो ऐसे देता, इस तरह से एरो देता। अगर मेरे को निकालनी होती वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लेता, तो आपको पता है कि वो वेलोसिटी अपन को यूँ देनी पड़ती, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि अपन को अपोजिट में लेना होता ना, क्योंकि कॉल्यूजन तभी होगा जब दूसरा जना मेरी तरफ आएगा। आप समझ करिए कि ये मैं हूँ, है ना, मैं यहाँ पर हूँ अपन, या आप लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोग यहाँ पर हैं, तो सामने वाला पार्टिकल तभी आपसे टकराएगा जब उसकी वेलोसिटी आपकी तरफ होगी ना। तो आप एक तरह से रेस्ट में हैं, तो सामने वाला तभी तो टकराएगा जब उसकी वेलोसिटी अपोजिट होगी, तभी तो टकराएगा ना बेटा। तो इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट, तो पोजीशन वेक्टर तो कहीं ना कहीं इस तरफ आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो इस तरफ आई, ये एरो दे रखा मैंने, पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो अपोजिट होनी चाहिए ना कॉल्यूजन करने के लिए। ठीक है, अब करते कैसे, क्योंकि हमारे को पता है कि मैं बराबर भी नहीं कर सकता पोजीशन वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं पोजीशन वेक्टर और ये। पर एक चीज़ तय है कि दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो मैं इक्वल कर सकता हूँ ना, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है उसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, केवल उसकी डायरेक्शन होती है, सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो इट मीन्स इसको अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पर मैं माइनस में करता ना, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इसकी रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इधर है, पर इसकी वेलोसिटी कोलाइड करनी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में तभी तो कोलाइड करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये पोजीशन वेक्टर ले लिया। बाकी आप लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं, जो भी वेक्टर होता है अपॉन में उसका मॉडुलस ले लेते हैं अपन।
ठीक है, इसका ले लिया, वैसे इसका ले लिया अपन लोगों ने, वी बी ए वैक्टर अपॉन वी बी ए का मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर के चैप्टर्स में देखा है आप लोगों ने। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता था मैं, है ना, पोजीशन वेक्टर को जो लिखने का पैटर्न है वैसे मैं नीचे लिख सकता था, लिख दिया। नीचे भी ऐसे ही कर सकता था, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ऐसा लिख दिया होता। ऊपर वाले की बात करूं तो वही वी बी माइनस वी ए है ना, पर माइनस का साइन भी तो है, वी बी माइनस वी ए, है ना, ये लिख देता क्वेश्चन के अंदर, है ना। मॉडल कुछ राउंड नहीं लगा रहा हूँ, पर अभी तो आपको पता है नेगेटिव का साइन है ना, तो अगर मैं आज नेगेटिव का साइन को रिमूव करता हूँ तो वी ए माइनस वी बी ना, तो ये क्वेश्चन तो आपके आया हुआ है। ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, या फिर अपन बोलें तो ऐसा नहीं था कि ये बुक्स में पहले एक्सप्लेन नहीं था, तो जब ये कॉल्यूजन्स के टॉपिक पढ़ते हैं तो उस समय हमारे को कंडीशन ऑफ कॉल्यूजन इन वेक्टर फॉर्म लिखा होता है बुक्स में। ठीक बेटा, एक बार नोट डाउन करो, है ना, समझ गए होंगे ना। माइनस का साइन हटाए तो ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो मैंने एक तरह से वेक्टर फॉर्म भी समझाई आपको कि वेक्टर फॉर्म के अंदर हम पोजीशन वेक्टर को सेम कर सकते थे, हम यूनिट वेक्टर्स को क्या कर सकते थे, सेम, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है, उसके अंदर कोई भी यूनिट्स नहीं होती, इसलिए मैं पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर को इक्वल कर सकता था इस तरीके फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। समझ गए होंगे बेटा, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे समझा रहा हूँ, मंकी का एक क्वेश्चन होता है ना, कि एक अपन ने एम करके किसी हंटर ने उसके ऊपर बुलेट फायर करी और उसी समय जो मंकी था वो नीचे ड्रॉप हो रहा था, तो बॉल लगेगी कि नहीं लगेगी, वो थोड़ा सा अपन बात को समझ रहे हैं। ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना, नोट डाउन कर लो बेटा इसको। ठीक बेटा, हाँ, तो अपन लास्ट क्वेश्चन जो नॉर्मली कई बुक्स में रहता है अपने पास, तो उसको अपन कैसे इजीली रिलेटिव से उसका आंसर दे सकते थे ना। मंकी वाली प्रॉब्लम जो आप लोगों ने देखी है उसी को क्वेश्चन को एक बार लिख रहा हूँ मैं। इफ हंटर एम हिज गन डायरेक्टली towards monkey on tree and at the stunt when bullet leaves gun the monkey drop माने गिरता है वो उस जगह से, will bullet collide with monkey। ठीक है, तो मैं दोनों ही ढंग से समझा रहा हूँ कि जहाँ हम केवल एक वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा रिलेटिविटी समझ के डायरेक्ट बता सकते थे कि लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि अपन से जो पूछा था, या फिर अपन सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करते पूरा, दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज करो कि एक गन है, कुछ इस तरह की अपनी गन है जिससे एक बुलेट फायर की गई है और डायरेक्टली किधर करी गई है कि एक मंकी कहीं पे सेटिंग करा हुआ है यहाँ पर, है ना, मंकी है इस जगह पर, है ना, कुछ इस तरह से लेने बनाएंगे उसको, ऐसे फायर किया गया है किसी को। तो अपन को चलो पहले वो बता देता हूँ कि टिपिकल जो अपन नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करो इस पोजीशन को ओ कंसिडर कर लेता हूँ, इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ, मंकी वाले को एम कंसिडर कर लेता हूँ। आपको ये तो पता है कि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टल मोशन लेगी, तो इट मीन्स और ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेता हूँ एक्स, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा ना। इस पोजीशन को बी कंसिडर कर लेता हूँ। अब अगर ये ड्रॉप हुआ है
तो अगर ये पोजीशन सेम रही कि ये जो y यहाँ पर आया और ये वाला y यहाँ पर आया, ये अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है आंसर करेक्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ही कंसिडर करूँ इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको मेरे को जो इसकी x डिस्टेंस, क्योंकि इसको x डिस्टेंस भी कवर करनी है और ये डिस्टेंस जो इसकी आएगी गन की बुलेट की डिस्टेंस, और ये वाला जो y अपन निकालें अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती तो करेक्ट है। तो मैं रिलेटिविटी से नहीं बता रहा हूँ, पहले नॉर्मल मेथड से बता रहा हूँ जो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है अपन को। तो अगर मेरे को x निकालना होता तो इसका जो कंपोनेंट आता है u cos थीटा इंटू टाइम, क्योंकि मिलने का टाइम तो सेम होना चाहिए ना, टाइम ऑफ मीटिंग इज सेम। तो टाइम जो था उनका वो मैंने कंसिडर कर लिया कि t है, मीन्स अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी रहती, u cos थीटा, मीन्स अपन ने कंसिडर करें कि इसको u से फेंका है तो ये u cos थीटा इंटू टी, ये वैल्यू आ जाती है। और t की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, x अपॉन u cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अब इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करी होती, तो अगर मेरे को ए बी फाइंड आउट करना है तो अपन इसका ये वाला कंपोनेंट काम में लेते हैं वेलोसिटी का u sin थीटा। तो ठीक है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दूं तो ए बी ये आ गया। और t की वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन थी, यहाँ से मैं ये वैल्यू t की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो u sin थीटा और t की वैल्यू मैं रखता हूँ तो x अपॉन u cos थीटा आता है अपने पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पीछे इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा, इसके ड्रॉप की वेलोसिटी निकालूंगा तो वो भी हाफ जी टी स्क्वायर आएगा जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ए बी इक्वल्स टू आ गया अपने पास, u से u कैंसिल्ड हुआ तो x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू निकल जाती अपने पास ए बी की। ठीक, ए बी निकल गया अपने पास। अब अपन एक काम और कर सकते थे कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस तो आ गई है, एम बी की बात करूं, एम बी के लिए और ये एक्स डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं मैं tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाइड कर दूं। tan थीटा अप्लाइड करता हूं तो ये आएगा परपेंडिकुलर एम बी, मैंने पूरा ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ। ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, ओ ए एम, ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। डिस्टेंस हो गई x, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया एक तरह से एम बी, पूरा फाइंड आउट कर दिया। तो एम बी की बात करूँ तो ये x tan थीटा आ गया। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन निकाल दी मैंने। अब एम बी में से ये माइनस करता हूँ तो y निकल जाएगा ना मेरे पास। तो मीन्स अगर मेरे को y फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एम बी में से माइनस करना पड़ेगा ए बी, ये माइनस करना पड़ेगा मेरे को। तो एम बी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, x tan थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी अपन लोगों ने, x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो करी अपन ने। तो x tan थीटा से x tan थीटा कैंसिल्ड, हमारे पास बचा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये थी बुलेट की पोजीशन फ्रॉम दिस साइड, है ना, ऊपर से अब की बात करूं। अगर मैं मंकी के लिए सॉल्व करता हूं तो मंकी जस्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं अगर इसके लिए y कंसीडर निकालता हूं कि इसने कितना ड्रॉप करा होगा तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो आपको पता है तो 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है सेम टाइम पर, तो ये कोलाइड करेंगे ना। तो ये कहीं ना कहीं हम थ्योरेटिकल पार्ट्स में देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। पर क्योंकि मैं भी आपको कॉल्यूजन विथ रिलेटिव पढ़ा रहा हूँ तो कैसे समझते अपन उस बात को, तो एक बार तो आप नोट डाउन करें मेरे फर्स्ट पैटर्न की कैसे करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है ना बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, रब कर रहा हूँ, है ना। तो अपन ने इतने सब कुछ करने के बाद पता करा कि हाँ ये कोलाइड कर जाएगा उसको। ठीक है, अब इसके बिगर भी अपन सोच सकते थे कि क्या हो रहा है इनके साथ, कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे, तो रिलेटिविटी से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये बात पता लगी कि ये जो भी गन जा रही है, जो बुलेट जा रही है, इसकी तरफ बुलेट को कंसिडर कर लूँ ऐसे, ये बुलेट जा रही है ना, यू वेलोसिटी से मंकी की तरफ जा रही है ना। मंकी कहीं यहाँ पर बैठा हुआ है अपने पास इस जगह पर। अब मंकी रेस्ट में है और ये यू वेलोसिटी से इसकी तरफ मूव कर रही है। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, दोनों पर ही जी लग रहा है।
अभी तो इस पर जी लग रहा है, ये रेस्ट में ही है ना, जी तो लग ही रहा है वैसे इसके ऊपर। तो अब ये भी अगर ड्रॉप करता है तो इस पर भी जी लग रहा है, मंकी के ऊपर, मंकी के ऊपर भी जी लग रहा है, इस पर भी जी लग रहा है। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जीरो है दोनों की वेलोसिटी, समझ में आई। अब ये भी तय है कि बुलेट के ऊपर अगर जी लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसका पाथ पैराबोलिक होगा। बट क्योंकि मंकी जो है, मंकी इन रेस्ट, मंकी इन रेस्ट, तो उसको वेलोसिटी कैसी अपेयर होगी, वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि इससे तो एम करा था ना उसकी तरफ ही, तो वेलोसिटी ऑफ जो गन होगी, जो बुलेट होगी, वो ऑलवेज टूवर्ड्स होगी, टूवर्ड्स मंकी होगी, टूवर्ड्स मंकी होगी हमेशा। उसको जो नजर आएगी अपेयर, क्योंकि दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है अपने पास। अब अगर एक रेस्ट में है तो उसको वेलोसिटी कहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि एम तो कर ही दिया है ना उसकी तरफ ही गन वाले ने, तो ये बात तो अपन को क्वेश्चन में दे दी थी कि उसने एम कर दिया है उसकी तरफ। तो इसका मतलब है कि उसको हमेशा मंकी को जो वेलोसिटी है वो टूवर्ड्स मंकी दिखती रहेगी, उसको वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑलवेज टूवर्ड्स मंकी अपेयर होगी उसको हमेशा ही। समझ रहे हैं क्या, मीन्स उसको एक तो पाथ कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट पाथ नजर आएगा, जो तो हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो ये जी की वजह से पैराबोलिक हो रहा है, पैराबोलिक हो रहा है, पर क्योंकि उसको वेलोसिटी ऑलवेज उसकी तरफ नजर आएगी, क्योंकि वो एम कर दिया गया था, इसका मतलब कि वो उससे टकराएगी। हो सकता है तो पॉइंट चार्ज मान रखा है, पर थोड़ा सा पाँव पर टकराए, पर टकराएगी, टकराएगी जरूर अगर जब ये ड्रॉप करता है। वरना मोटे तौर पर तो अगर अपन सोचे तो बस सोच सकते हैं कि अपन ने गन से इसको फायर करा तो ये नीचे आ गया होगा, फायर से बंदूक ऊपर निकल गई होगी, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको पाथ हमेशा स्ट्रेट नजर आएगा और इसका स्ट्रेट रहने वाला नहीं है, पैराबोलिक रहने वाला है। तो जब ये ड्रॉप करा इसको ऑलवेज स्ट्रेट दिखेगा, इसलिए कोलाइड करेगा। रिलेटिविटी से ये पता लगा, कॉल्यूजन के रूल से, कि अगर सामने आ रहा है तो कोलाइड करेगा ना, तो कर गया, चाहे सामने वाले का, और एक्सेलरेशन जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, तो कॉल्यूजन होना था बेटा उनका। ठीक बेटा, एक बार नोट करें। बाकी तो जो मैंने टर्म्स में बोला, क्योंकि ये टर्म्स में ही लिखा जा सकता था, ये कैसे कर सकते थे अपन बताते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं। पर शायद बात को समझे होंगे कि इसको वेलोसिटी ऑलवेज स्ट्रेट नजर आएगी, क्योंकि मंकी इज इन रेस्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑलवेज टूवर्ड्स मंकी अपेयर करेगी ना उसको, कि उसकी तरफ ही आ रही है, वो भी स्ट्रेट आ रही है। और अगर कोई चीज़ स्ट्रेट किसी के टूवर्ड्स आ रही हो तो इसका मतलब वो कोलिजन करेंगे ना। पहला पॉइंट मैंने यही लिखा था उसके अंदर बेटा, है ना। तो थोड़ा सा जो बात समझाइए उसको नोट करें, डेट्स ऑल बेटा, इतना ही ये पर इनफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कोलाइड करेगा, कोलाइड होंगे, यस कोलाइड करेंगे ये दोनों एक दूसरे से। ठीक बेटा, नोट डाउन करें। ठीक, तो बस इस जो मेरा ये लेक्चर नंबर 8 है इसको यहीं अपन स्टॉप कर रहे हैं बेटा, है ना। गुड डे बेटा, गुड डे।